बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट, आज हमारा बहुत बहुत अहम लेक्चर है और बेसिकली इसमें हम जो है वो ऑर्डर 8 रूल 2 जो है उसको डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आज आप लोगों ने जो है वो चैनल को शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने जो है आज इसको ज्वाइन किया। तो आई एम सो हैप्पी कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और हमारा जो एम है हमारा वो ये होना चाहिए कि जो सो कॉल्ड अकेडमीज हैं जो कि सिर्फ और मॉनेटरी गेन के लिए जो है चल रही हैं और उनका मकसद जो है वो और उनके पास प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है जो कि लोगों को दी जा सकती है। उनको डिफीट करने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो जो ये एक सदका जारिया है जो मेहनत की जा रही है इसको विद पैशन शेयर किया करें। हर वो बंदा जिसके बारे में आपको इल्म हो कि ये बंदा जो है ये जो है वो स्टडी कर रहा है उसके साथ वो शेयर किया करें ताकि ताकि उसको भी प्रॉपर गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। हम शुरू करते हैं। आज हमने ऑर्डर 2 जो है वो करना है और उसका टाइटल है फ्रेम ऑफ द सूट। अगर हम वो स्कीम को याद करें तो हमने स्कीम ये पढ़ी थी कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम जो दावा दायर करने जा रहे हैं हमने उसमें फ्री किस किस को बनाना है। तो वो हमने ऑर्डर 1 बड़े डिटेल में पढ़ा, उसमें देखा कौन प्लेंटिव कौन डिफेंडेंट होगा। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर वो प्लेंटिव और डिफेंडेंट नहीं बनते तो फिर वो क्या कॉज करेंगे, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर व्हाट्सएवर, और फिर उसका क्या होगा। अब हम देखने चाह रहे हैं कि जो हमने दावा करना है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें मांगनी है और अगर हम वो चीज़ें नहीं मांगेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी फ्रेमिंग ऑफ द सूट। तो ये हमारा जो है वो लेक्चर है, फ्रेम ऑफ द सूट। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें हम इसकी स्कीम को समझते हैं कि ऑर्डर 2 की जो है वो स्कीम क्या है। तो जो ऑर्डर 2 है उसकी जो स्कीम है इस वक्त वो मेरे सामने ये है कि रूल 1 जो है वो डील करेगा फ्रेम ऑफ द सूट से। ठीक है, और फ्रेम ऑफ द सूट से क्या मुराद है कि ये रूल ये कहता है कि भाई भाई आपने जो भी दावे में आपकी जो ग्राउंड्स है ना, जो भी आपके क्लेम है वो आप सारे के सारे जो है ना एक ही दावे में जो है ना वो आप मांगो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रूल 2 है ना, रूल 2 वो बेसिकली पेनल्टी है किसकी, वायलेशन ऑफ रूल 1 की। अगर रूल 1 को फॉलो करते हुए होल क्लेम या होल लीफ जो है वो क्लेम नहीं किए गए तो फिर रूल 2 बताता है कि क्या होगा। अच्छा, अब जो रूल 2 है उसके भी फिर आगे हिस्से हैं। एक है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अच्छा, इसमें आप देखिएगा इसके पहले जो हिस्से हैं दो वो डील करते हैं क्लेम के साथ, वो क्लेम की बात करते हैं, और जो तीसरा है वो किसके डील करता है, वो रिलीफ के साथ क्लेम करता है। अभी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्लेम और रिलीफ में क्या फ़र्क है, तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो रूल 2 के सब रूल 1 2 3 हैं और फिर उसकी एक जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रूल 3 है वो है ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन के बारे में। बेसिकली जो रूल 2 है ये है ज्वाइंटर ऑफ क्लेम्स एंड ज्वाइंटर ऑफ रिलीफ्स के बारे में, कि जितने भी रिलीफ है उनको भी इकट्ठा क्लेम करो और जो आपका क्लेम है उनको भी इकट्ठा क्लेम करो। और जो रूल 3 जो है वो किसके बारे में है, वो ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन के बारे में है। ठीक है। इसी तरह रूल 4 5 6 इसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे आगे चल के। ठीक है। अब मैंने ये था स्कीम इसकी ना, अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी स्कीम डिटेल में समझाता हूँ। जो रूल 1 है वो कहता है, यानी अब उसकी पहले हम वैसे उसकी वर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। वो क्या कहता है, वो कहता है एवरी सूट शेल एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल बी framed so as to afford ground for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने इजी अल्फाज में किस तरह से लिखा है वो ये है, a suit should cover all the grounds on the basis of which final decision is to be made. Further, it should be framed in the way that further litigation may not be arisen। ठीक है। आगे चल के मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ स्कीम जो है वो डिटेल में समझाने लगा हूँ। ठीक है।
उसके बाद ये है कि जो रूल 1 की जो वायलेशन होगी वो क्या, द वायलेशन ऑफ दिस रूल इज पिनलाइज बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 एंड ऑर्डर टू रूल 2। यानी यानी जो रूल 1 बात कह रहा है ना कि सब कुछ जो है वो आप एक ही दावे में मांगो, उसकी जो वायलेशन है वो उसकी सूरत में उसकी सूरत में पिनलाइज होगा वो बंदा बाय वे ऑफ सेक्शन 11 एक्चुअल रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एंड ऑर्डर टू रूल 2 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी समझ आ गई आपको जी रूल 1 की। ठीक है कि जो कुछ भी मांगना है वो एक ही आपने क्लेम के अंदर मांगना है। अच्छा, उसके बाद जो रूल 2 है उसके कितने पार्ट हैं जी? जो रूल 2 है उसके 3 पार्ट हैं। मैंने बताया पहले 2 क्लेम से डील करते हैं और तीसरा जो है वो रिलीफ से डील करता है और इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, रूल 2 के बारे में बता दूं, रूल 2 प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर वायलेशन ऑफ रूल 1। ये पेनल्टी लिखना था, रूल 2 प्रोवाइड्स पेनल्टी पेनल्टी penalty for violation of rule 1। rule 2 is subject to rule 3, 4 and 5 and 6। देखिए रूल 3 क्या है? ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन है। क्या है? ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन है। तो सब्जेक्ट टू रूल 3, 4, 5 से क्या मुराद है कि पहले आपने रूल 3 के तहत देखना है कि ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन जो है ज्वाइंडर वो कहीं मिस ज्वाइंडर तो नहीं है। यानी पहले रूल 3 की कंडीशन पूरी होनी है और वो कंडीशन पूरी होने के बाद आपने देखना रूल 2 अप्लाई करता है कि नहीं करता। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक और कह रहा है रूल 2 डील्स विद क्लेम्स एज वेल एज रिलीफ। इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। फिर एक और बात कहता है, वो कहता है रूल 2 डील्स विद ज्वाइंडर ऑफ क्लेम्स एंड ज्वाइंडर ऑफ रिलीफ्स वेयर एज रूल डील्स विद ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। ये मैं आपको जो है वो बात जो है वो बता चुका हूँ। फिर ये है ऑब्जेक्ट ऑफ रूल 2 इज टू प्रिवेंट ए पार्टी बीइंग वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। ताकि रूल 2 का ऑब्जेक्ट ये है कि भाई जो मांगना है एक ही वक्त में मांग लो, ऐसे अलग-अलग दावे करते फिरोगे और डिफेंडेंट जो एक ट्रायल भुगत चुका है वो फिर एक और ट्रायल के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद वेयर अ सूट इज हिट बाय ऑर्डर टू रूल 2 द प्लेंट बीइंग बार्ड बाय लॉ शुड बी रिजेक्टेड बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लास डी। बच्चों मेरी एक बात सुनो, आपने सेक्शन 9 में ये पढ़ा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार्स। ठीक है। फिर आपको अगर मैं पूछूं कि वो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार्स क्या हैं तो आप एक ही सांस में मुझे बता देंगे। आप मुझे बताएंगे सर सेक्शन 12 एक कहता है रेस्ट जुडिकाटा जो है उस सूरत में जो है उसकी अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो सब्सिक्वेंट सूट जो है वो नहीं हो सकता, सूट बार है। आप सेक्शन 10 का बताएंगे, अच्छा वो उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद आप मुझे सेक्शन 10, 12 एक बताएंगे कि जी अगर एक दफ़ा दावा दायर हो गया तो वो दोबारा दायर नहीं हो सकता। फिर आप 12(2) बताएंगे जहां फ्रॉड की ग्राउंड हो जाए तो आप जो है वो क्या कहते हैं सेपरेट सूट नहीं कर सकते, उसी कोर्ट को क्या करेंगे एप्लीकेशन देंगे। इसी तरह आप मुझे वो आगे चल के रेस्टिट्यूशन का बताएंगे, सेक्शन 47 का बताएंगे, वो सारा आपको पता है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर एक दावा बार है, इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली बार है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट किस तरह से उस दावे को डिसाइड करेगी? तो उसका जवाब ये है कि सर ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लास डी क्या कहता है कि उस वक्त प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी जब जब वो दावा बार्ड बाय लॉ होगा। तो भाई एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार का मतलब ही ये होता है कि वो दावा बार्ड बाय लॉ है। तो इसी तरह मैंने ये लिखा है, देखें मैंने लिखा वेयर अ सूट इज हिट बाय ऑर्डर टू रूल 2 या द अच्छा the plaint being barred by law should be rejected by exercising power under order 7 rule 11 clause D। तो आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले स्कीम बताई थी, अब थोड़ा सा मैंने उसको ना एक प्रोविजन को दूसरे से जो है ना वो कनेक्ट करने की कोशिश की थी। अब हम चलते हैं उसके टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। अब जो वो फ्रेमिंग ऑफ सूट था ना वो मैंने पढ़ा भी है
तो मैं अब उसको एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। अब मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, यही मैंने आपको टिप बताया। कंसेप्ट क्लियर कर लें और अल्लाह पे छोड़ दें, पेपर में उसकी इंग्लिश कर दें, डैट इज़ अनफ। यकीन जाने आप वो वर्डिंग पे नहीं जाना, आप कंसेप्ट थ्रो करें, आपके पूरे नंबर हैं। एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड इन द वे दैट इट मस्ट कंटेन, ये मुझे कुछ करना पड़ेगा। जूम, जी, every suit जी, every suit shall be framed in the way that it must contain all grounds for final decision। एक बात होगी, upon the subject matter in dispute, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन। वो कह रहा है कि इस तरह से फ्रेम करना है कि एक फर्दर लिटिगेशन भी अराइज ना हो, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं कि जितनी भी वो ग्राउंड्स हैं वो सारी की सारी उसके अंदर जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर से क्या मुराद है? देखिए मेरी बात सुने, अगर आप एक प्रॉपर्टी को तकसीम करवाना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या है? वो सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट है, ठीक है। अगर आप किसी से जो है वो एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना चाह रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है या वो जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो क्या है? वो सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई। अब मैंने इनके आगे एग्जांपल्स लिखी हैं आपके लिए, आपको समझ आ जाएगी ग्राउंड्स फॉर फाइनल डिसीजन से क्या मुराद है। देखिए मेरी बात सुने, डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आपने पढ़ा है? वो बताता है किन किन ग्राउंड्स के ऊपर मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। मसलन वो मेंटेनेंस नहीं देता, मसलन वो एब्सेंट है, मसलन वो इम्पोर्टेंट है, मसलन उसका कंडक्ट क्रूअल है, ठीक है। तो मसलन वो कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है। अब फर्ज करें अगर किसी बंदे ने सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज दायर करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड्स अंडर सेक्शन डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम 1939, तो फिर उसको जो जो ग्राउंड अवेल होगी कि मसलन वो मेंटेनेंस भी नहीं देता और वो तशद्दुद भी करता है, क्रूअल्टी भी है, तो वो सारी ग्राउंड्स जो हैं उसने जो है वो एक ही सूट के अंदर जो है उसने लिखनी है, जो कि फाइनल डिसीजन की क्या बनेगी? ग्राउंड बनेगी। और अगर वो नहीं लिखेगा तो वो जो ग्राउंड वो मिस कर गया है वो बाद में उसकी बुनियाद पे ना डिसीजन आनी है, ना वो उसकी बुनियाद पे वो सेपरेट दावा कर सकता है, ठीक है। Suit for dissolution must contain all available grounds for dissolution marriage as mentioned in the dissolution of Muslim Marriage Act। होप कि आपको ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन की समझ आ गई। अब टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन से क्या मुराद है? देखिए, a suit for partition must be in respect of the whole joint property owned by all co-owner। ऐसे नहीं हो सकता कि 10 एकड़ ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो वो कहे जी मैं फिलहाल 5 एकड़ का दावा कर लेता हूँ और अगले साल जो मैं बाकी 5 एकड़ का करूंगा, इस तरह नहीं हो सकता। तो चूंकि उसने दावा जो है टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए फ्रेम नहीं किया, तो लिहाजा आगे रूल 2 कहेगा कि भाई तुम्हारा रिलीफ नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद इसी तरह पार्टनर शुड बी सू फॉर एंटायर अकाउंट्स, ठीक है। अ सूट फॉर प्रीएम्पशन मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट। हमने उधर एक सेक्शन भी पढ़ा था प्रीएम्पशन एक्ट में कि पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करना है। अगर आप पार्शली करेंगे तो वो आपका दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो बात है कि पूरे का पूरा रिलीफ करें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन। तो बच्चों, होप कि आपको रूल 1 की अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब हम रूल 2 की तरफ चलते हैं। Suit to include the whole claim। Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court। अब मैंने इसको जो है ना बच्चों बड़ा इजी करके लिखा है, वो कैसे? देखें, every suit shall include the whole claim of the plaintiff in respect of ए कॉज ऑफ एक्शन, यानी एक ही कॉज ऑफ एक्शन के बारे में जो है उसने पूरे क्लेम करने हैं, बट प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, मैं इसी को दोबारा पढ़ूंगा, इसी को दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ एक चीज देख लें,
रूल सब रूल 1 and 2 डील विद द क्लेम्स, फिर सब रूल 3 ऑफ रूल 2 जो है वो डील्स विद रिलीफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो क्लेम आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ क्लेम, रिलीफ और काज ऑफ एक्शन के दरमियान डिफरेंस। अगर ये मैंने आपको बता दिया ना तो आज के लेक्चर के ना पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि रिलीफ, क्लेम, रिलीफ और काज ऑफ एक्शन में क्या फर्क है। ठीक है, काज ऑफ एक्शन आपको पता है फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रीवेंस ऑफ द पार्टी। ठीक है, फैक्ट्स जस्टिफाइंग द फाइलिंग ऑफ द सूट इज बेसिकली ए कॉज ऑफ एक्शन। वो फैक्ट्स जो उसको मजबूर करते हैं वो दावा दायर करने के लिए, उसको कॉज ऑफ एक्शन बोला जा रहा है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, एक मनी का सूट है। Plaintiff stands that defendant borrowed 2 lakh रुपए and later on refused to return the same is a claim। कि उसका ये है कि इसने 2 लाख रुपए उधारे लिए थे लेकिन वापस नहीं किए, ये उसका क्या हो गया, क्लेम हो गया। ठीक है, ये उसने दावे में लिख दिया। एंड हिज प्रेयर बिफोर कोर्ट फॉर डिक्री ऑफ द रिकवरी ऑफ 2 लाख रुपीज इज अ रिलीफ। और फिर क्लेम बयान करके कोर्ट को ये कहना कि मुझे वो डिक्री जारी की जाए किसकी, 2 लाख रुपए की, ये क्या हो गया, रिलीफ। तो होप है आपको दोनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, वो कहता है यानी यानी रिलीफ फॉलोज द क्लेम, जो आप क्लेम करते हैं उसकी बुनियाद पे आप फिर आगे जाके जो है वो रिलीफ भी क्लेम करते हैं। अब ऑल फैक्ट्स क्यों, कौन से, दैट डिफेंडेंट बारो 2 लाख रुपया एक हो गया एंड लेटर ऑन रिफ्यूज टू पे बैक द सेम, और बाद में उसने इनकार कर दिया। ये सारे फैक्ट्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो वो फैक्ट्स जिसने उसको मजबूर किया अदालत में आने में, उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉज ऑफ एक्शन कहेंगे। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो देखें। In a suit for specific performance of an agreement to sell, plaintiff stands that defendant agreed to sell property in consideration of 2 lakh rupees and later on refused to deliver possession and execute a registered sale deed is a claim। बंदा ये कहता है इसने मेरे साथ मुआहदा किया प्रॉपर्टी बेचने का और बाद में ये इनकारी हो गया और इसने वो ना रजिस्ट्री की और ना मुझे पोजेशन दिया, तो ये उसका क्या है, क्लेम। अब किस क्लेम की बुनियाद पे वो ये कहता है कि जी प्रे फॉर डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द प्लेंटिफ। वो कहता है जी कि एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी करें, रिकवरी ऑफ पोजेशन और मुझे पोजेशन भी दिलाएं, एंड परमानेंट इंजंक्शन और फिर मुझे परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री भी दें बाय रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू द पोजेशन इज द रिलीफ प्रेड फ्रॉम द कोर्ट। तो बच्चों आपको समझ आया कि ऊपर वाले क्लेम थे और फिर जो आगे उसने कोर्ट से इस्तदा की वो उसका क्या हो गया, रिलीफ हो गया। आप सिंपल ये याद रखें कि जो आप मोटे मोटे लफ्ज सुनते हैं, डेक्लरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, इंजंक्शन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये रिलीफ कहलाते हैं। और इन रिलीफ को लेने के लिए जो अपना स्टांस आप सेटअप करते हैं, वो जो फैक्ट्स आप बयान करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्लेम। बेसिकली क्लेम जी ही आपका जो है वो बेसिकली क्या है, वो कॉज ऑफ एक्शन है। थोड़ा सा जो है ना आप उसमें स्लाइटली सा जो है वो डिफरेंस है। अब ऑल फैक्ट्स दैट all facts that parties made an agreement to sell एक बात, in presence of the witness दो बात, for consideration तीन बात, party payment was made चार बात, part payment was made चार बातें, later on refused to agree to a registered date, also refused to hand over the possession to the plaintiff, constitute the cause of action of to institute a suit for specific performance। क्यों जी बोल रहे हैं जी, समझ आ गई आपको मेरी बात की। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने किसकी आपके सामने डेफिनेशन रखी है, डिफरेंस करने की कोशिश की है क्लेम में, रिलीफ में और काज ऑफ एक्शन में। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, वो कौन सी है, रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ क्लेम टू ब्रिंग विद इन कोर्ट जुरिडिक्शन। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वो क्या है, वो ये है, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ 55 लाख इज बिफोर ए सिविल जज क्लास 2। किसी सिविल जज क्लास 2 के सामने दावा आता है 55 लाख रुपए का
नाउ द पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल जज क्लास 2 इज 50 लाख, जबकि सिविल जज क्लास 2 सिर्फ 50 लाख तक का दावत सुन सकता है। सो दैट जज कैन नॉट हेयर द केस, अब वो जज केस नहीं सुन सकता, लेकिन प्लेंटिफ क्या करता है, रिकॉर्ड ही स्टेटमेंट दैट ही वेव हिज क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5 लाख। वो कहता है 5 लाख तक मैं अपना दावा जो है उसको क्या करता हूँ, रिलिंक्विश करता हूँ। तो this is called relinquishment of the claim so that the claim be brought within jurisdiction of the court। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि वो इंटेंशनली जो है वो किसी क्लेम का पोर्शन जो है उसको क्या कर सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है। मैंने एग्जांपल ये दे दी है, लेकिन स्ट्रिक्टो सेंस ये इसलिए अप्लाई नहीं होती कि ये उसने दावा दायर करते वक्त ही लिखना है कि जी मैं अपना जो है ना जो 5 लाख रुपए है ना वो छोड़ता हूँ। अगर वो दावा दायर होने के बाद छोड़ना चाहता है तो वो फिर विड्रॉ करेगा अपना क्लेम 5 लाख की हद तक अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। खैर उसको छोड़ें, अब हम आगे चलते हैं। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अब आप मेरी बात सुनिए, अब मैं पढ़ता हूँ रूल 1, तो देखिएगा आपको कितनी ज्यादा समझ आती है। एवरी सूट शेल इंक्लूड द होल क्लेम। अच्छा, होल क्लेम से क्या मुराद है भाई? 2 लाख रुपया मांगा तुमने लेना है तो 2 लाख ही मांग लो। बाद में ये नहीं हो सकता तुम लाख मांग लो तो बाद में तुम कहो कि सर जी मेरा लाख रहता है वो भी मुझे जो है वो मुझे जो है वो आप दिला दो। तो जो आपका क्लेम है वो आपने सारे का सारा जो है वो आपने क्या करना है, वो क्लेम करना है। अगर आपने 5 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट टू सेल किया है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 5 एकड़ की मांगनी है। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं 2.5 एकड़ की कर रहा हूं तो फिर उसके बाद मैं जाके अगली दफा फिर मैं 2.5 एकड़ की जो है वो मैं करूंगा। तो होल क्लेम ठीक है वो करना है ऑफ द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम काज, उस काज ऑफ एक्शन के बारे में, उस काज ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए अगर एक एग्रीमेंट टू सेल है ना तो उसके बारे में आपका एक काज ऑफ एक्शन है। अगर एक अलग एग्रीमेंट टू सेल है तो उसके लिए सेपरेट काज ऑफ एक्शन है, उसका इससे कोई तल्लक नहीं है। बट द plaintiff may relinquish any portion of the claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court। होप कि आपको रूल 2 और सब रूल 1 की जो है वो समझ आ गई। अब हम चलते हैं रूल 2 सब रूल 2 की तरफ। वो क्या है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम इफ प्लेंटिफ, अच्छा जी उसी की मैंने स्लीज की है रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम की। ठीक है, वेयर अ प्लेंटिफ omit टू sue in respect of or intentionally relinquish any portion of the claim he shall not after sue in respect of the portion so omitted or relinquished। मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने इजी करके इस तरह से लिखा है, if plaintiff intentionally relinquish any portion of his claim or omit to claim any portion of his claim he will be stopped from to file a subsequent suit in respect of the claim so relinquished or omitted। 2 लाख रुपया उसने उधारा दिया तो उसने 1 लाख रुपए का दावा कर दिया। ठीक है, या जानबूझ के 1 लाख रुपया छोड़ दिया या वो उमिट कर गया 1 लाख रुपया क्लेम करने का। तो ये जो सब रूल 2 कहता है कि वो बाद में जो है वो फर्दर दावा जो है वो दायर नहीं करेगा। अगर करेगा तो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 और उसके क्लास डी के सामने। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशन देखें। A suit for recovery of damages must consist of all damages due। सारे damages जो due हैं वो मांग लो। A petition or suit for arrears of rent must include the whole rent due। अगर रेंट है तो सारे का सारा मांग लो। ठीक है, अच्छा बच्चों ये क्या था, ये हमने पढ़ा था रिलिंक्विशमेंट ऑफ द क्लेम। ये सब रूल कौन सा था, रूल 2, और उसका सब रूल कितना था, 2 था। अब हम चलते हैं सब रूल 3 की तरफ। सब रूल 3 क्या है, सब रूल 3 जो है ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, क्लेम्स के बारे में, रूल 1 और रूल 2 क्लेम। अब रूल 3 किसके बारे में है, वो है रिलीफ के बारे में। कहता है अ person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for or in any of such relief, but if he omits except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। अब मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, आपको जो है ना उसकी समझ आ जाएगी। मसलन वो कहता है
कि a suit for specific performance bar the subsequent suit for recovery of possession on the basis of that agreement। देखो वो तो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब मांगी थी कि जी ये रजिस्ट्री मेरी फेवर में हो, इस एग्रीमेंट पे अमल हो, तो उसी वक्त ही पोजेशन मांगना था। तो अब आपने पोजेशन नहीं मांगा तो आपने अपना एक रिलीव जो है उसको ओमिट कर दिया। अब जो रूल 2 और उसका सब रूल 3 है वो आपको बार करता है कि अब आप एक सेपरेट सूट करें या रिलीफ के लिए। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात की। उसके बाद एक और है अ सूट फॉर स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू सेल बार सब्सिक्वेंट सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मेरी बात सुने, वैसे तो परमानेंट इंजंक्शन ना एक रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है, किसी वक्त भी वो आपको कॉज ऑफ एक्शन दोबारा क्रू हो सकता है। लेकिन अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन वही था जिस वक्त वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप दावा करने जा रहे थे, उसी वक्त ही आपके उसने मुदाखलत करना शुरू कर दी थी, तो अगर वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसाइड हो गया तो फिर आप जो है वो फर्दर जो है वो आप सेपरेट जो है वो परमानेंट इंजेक्शन का दावा जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह वो कहता है अ सूट फॉर इंजंक्शन बार सबसीक्वेंट फॉर डैमेजेस। एक इंजंक्शन का जो दावा है वो सबसीक्वेंट जो दावा है डैमेजेस का उसको क्या करता है, बार करता है। इसी तरह वो कहता है अ सूट फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम बार सबसीक्वेंट सूट फॉर डैमेजेस। अगर आपने डैमेजेस क्लेम करने हैं तो वो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे के अंदर ही करने हैं, बाद में आप वो दावा जो है वो नहीं कर सकते। तो बच्चों होप कि आपको रूल 3 की समझ आ गई, रूल 1 की समझ आ गई, 2 की 3। अब है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एंड ऑब्लिगेशन एंड अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन शैल बी डीम्ड रिस्पेक्टिव टू कंस्टिट्यूट बट व्हाट वन कॉज ऑफ एक्शन। अब मेरी बात सुने, मैंने इसको इस तरह से करके लिखा है, आपको जो है वो समझ आ जाएगी। An obligation and a collateral security for its performance constitute one cause of action। ठीक है, अच्छा इसको जरा समझिएगा, ये एक बात है। और उसके बाद सक्सेसिव क्लेम अराइजिंग अंडर दैट ऑब्लिगेशन आल्सो कंस्टिट्यूट वन कॉज ऑफ एक्शन, ये दूसरी बात है। अब एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस कंस्टिट्यूट अ वन कॉज ऑफ एक्शन। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं, एक बंदे ने जो है वो किसी से कर्जा लिया और दूसरे बंदे ने उसकी श्योरिटी दी, कोलेटरल श्योरिटी दी ना, तो अब अगर वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन ऑब्लिगेशन एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी वो श्योरिटी है, उन दोनों को एक ही लाइन में खड़ा किया जाएगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि दो सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, उन दोनों को एक ही वक्त में दोनों से जो है वो रिकवरी की जाएगी। ठीक है, मसलन अब मैंने एग्जांपल लिखी है, आप एग्जांपल देखिएगा। ए टुक लोन फ्रॉम बी, ए ने बी से लोन लिया एंड सी गेव श्योरिटी फॉर रिटर्न ऑफ लोन, और सी ने उसकी क्या दी, श्योरिटी दी। इफ ए commits a डिफॉल्ट, अगर ए डिफॉल्ट करता है, cause of action for recovery against A and C will be deemed the same। तो उस सूरत में बी दोनों के खिलाफ जो है वो क्या करेगा, अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, दावा करेगा। अगर वो किसी एक को ओमिट कर देता है तो फिर वो बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकेगा। उसके बाद है अब उसका दूसरा हिस्सा क्या था, सिमिलरली सक्सेसिव क्लेम अराइजिंग अंडर द ऑब्लिगेशन आल्सो कंस्टिट्यूट वन कॉज ऑफ एक्शन। इसकी एग्जांपल देखिएगा, वो कहता है आ रेंट ड्यू फॉर द ईयर 2017, 18, 19 एंड 20 कंस्टिट्यूट वन कॉज ऑफ एक्शन। ये सक्सेसिव क्लेम्स है ना अंडर द सेम ऑब्लिगेशन। इफ someone sue for recovery of rent for the year of 20 only, he will be barred from filing subsequent suit for recovery of rent for the year of 2017, 18 एंड 2019। बच्चों होप कि आपको ऑर्डर टू रूल 2 की जो है वो समझ आ गई। मैंने कोशिश की है कि मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊं। अच्छा मैंने ना एक मेरे पास ओल्ड रिसर्च वर्क है मेरा, हम उसको भी एक नज़र देख लेते हैं, उसमें भी बड़ी बातें लिखी हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो ये है, और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको जो है ना मतलब पेपर 2 और उसमें सीपीसी का फोल्डर है, हेल्पिंग मटेरियल है, और उसके अंदर फिर आगे जो है वो सीपीसी का मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
कंसेप्चुअल लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले वो कहता है कि स्कीम के ऊपर गौर करें, वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी उस स्कीम को, रूल 1 को, रूल 2 को जो है वो बयान करता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरह वो बाकी रूल्स को थोड़ा थोड़ा जो है वो बयान कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो रूल 2 के ऊपर आ जाता है, ठीक है। वो ये कहता है, let us discuss order to rule 2. Dear member, order to rule 2 is an exception express bar to section 9 of CPC where plaintiff is precluded from instituting a suit. ठीक है। बेसिकली ऑर्डर टू रूल 2 उसकी बार बनती है, जैसे सेक्शन 11 बार है सेक्शन 9 की, इसी तरह ऑर्डर 2। Dear member, there are two parts of order to rule 2. First one to deal with claim whereas second part with relief. ये मैं बता चुका हूँ। लेट अस डिस्कस विद फर्स्ट पार्ट, ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में जो है वो मैंने आपको जो है वो, और सब रूल 2 भी मैंने आपको बड़ा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अबाउट रिलीफ है, इसको भी हमने बड़ी अच्छी तरह से किया और मैंने आपको जो है उसकी जो है वो एग्जांपल भी बताई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जो नई बात है वो ये है कि डियर मेंबर्स, some implied condition under order to rule 2 are that said rule will applicable only when in former and subsequent suit parties are the same। देखिए, अब लिखा नहीं हुआ, लेकिन बेसिकली ये ऑर्डर टू रूल 2 को अगर अप्लाई करना है तो कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो और पार्टीज भी सेम हो, और फर्स्ट सूट वाज डिसाइडेड ऑन मेरिट, और पहला सूट डिसाइड हो चुका हो। फर्स्ट सूट वाज डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। क्या मतलब, देखें, अगर एक बंदे ने पूरा क्लेम नहीं किया, होल क्लेम नहीं किया, पार्टली क्लेम कर लिया, पार्टली क्लेम कर लिया, उसका दावा पेंडिंग है, तो बच्चों वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दे के बकिया भी क्लेम कर सकता है, या वो उस पेंडेंसी के दौरान नया दावा कर सकता है। किसके लिए? बकिया क्लेम के लिए, बकिया क्लेम के लिए। लेकिन अगर वो दावा डिसाइड हो गया पहले वाला, तो वो फिर ऑर्डर टू रूल 2 जो है वो अप्लाई करेगा। मैंने आपको टेक्निकल बात की है, शायद कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। दोबारा बताता हूँ, अगर वो कोई रिलीफ ओमिट कर गया है तो वो रिलीफ या तो कोर्ट की परमिशन के साथ, अमेंडमेंट के साथ उसी में क्लेम कर सकता है, या एक रिलीफ क्लेम करते वक्त वो दूसरा दावा भी कर सकता है, ठीक है। सर्टेन केसेस में कर सकता है, लेकिन अगर एक डिसाइड हो गया तो फिर अब वो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, वो जो है वो नहीं कर सकता। डियर प्लीज थिंक यू आर अ जज या सूटेड बिफोर यू सेटल द ऑर्डर टू। ये मैंने बताया क्लॉज डी के तहत आप उसको क्या करेंगे, खारिज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सक्सेसिव क्लेम वाला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेक्शन 11 एंड ऑर्डर टू रूल 2। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बच्चों मेरी बात सुनो। मैं आपको बताता हूँ कि जो सेक्शन 11 है वो डील करता है एक्चुअल रेस जुडिकाटा से, एक्चुअल रेस जुडिकाटा से, और जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो डील करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से। एक्चुअल रेस जुडिकाटा से क्या मुराद है? एक्चुअल रेस जुडिकाटा से मुराद जो है वो ये है कि पार्टी जो है वो एक्चुअली जो है जो है वो एक दावा जो है वो दायर करती बिटवीन द सेम पार्टीज और व्हाट्सोएवर। और कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा क्या है कि जहां पे उसने कुछ ग्राउंड्स लेनी थी और डिफेंस में या अटैक में वो नहीं ली, तो वो बाद में वो ग्राउंड जो है वो नहीं ले सकता। तो इसी तरह ऑर्डर टू रूल 2 भी कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकाटा से डील करता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो ऑर्डर 11 रूल 4 है वो अप्लाई करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। कि मसलन आप कोई फैक्ट लिखना जो है वो भूल गए हैं अपने दावे के अंदर, ठीक है, तो आप बाद में वो फैक्ट्स दोबारा जो है उनके बारे में आप नया दावा जो है वो दायर नहीं कर सकते। जबकि जो रूल 4 है जो ऑर्डर टू रूल 2 है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम्स एंड रिलीफ। जब आप फैक्ट्स के बारे में जो है वो, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक शख्स जो है वो अपने दावे में ये लिखना ही भूल गया है कि जी वो क्या कहते हैं जी कि हमारा इस डेट को एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। अब ये एक फैक्ट है, इसको क्लेम तो नहीं कह सकते, क्लेम तो पूरी स्टोरी बयान करेंगे तो उसको क्लेम कहेंगे ना। तो इसके लिए सेक्शन 11 और उसका वो जो है वो जो उसका रूल 4 है वो अप्लाई करेगा। लेकिन
अगर वो पूरा क्लेम ही नहीं कोई करता तो उस सूरत में जो है वो ऑर्डर टू जो है वो रूल टू जो है वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ पे जो है वो बताने की बात की है। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफरेंट, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल, अब वो एक एग्जांपल, वेयर अ पार्टी फाइल ए file to take a ground in attack or defense. Later on, the party cannot file a suit on the basis of. Similarly, where a party failed to sue in respect of some claim or relief, the party cannot later on file both suit in respect of that claim or relief. तो वही बात है कि अगर फैक्ट के ऊपर रेचुडिकाटा अप्लाई होना है तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव रेचुडिकाटा सेक्शन है और उसकी वो एक्सप्लेनेशन 4 है, और अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम और रिलीफ है तो फिर ऑर्डर टू रूल टू है। ठीक है, अब हमने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपके सामने एक आ गया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है आपने पेपर में जो है वो अटेम्प्ट करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑर्डर 1 रूल 8 और ऑर्डर 1 रूल 10 और ऑर्डर 2 रूल 2। डियर मेंबर, before going through presentation on above mentioned topic, I suggest to go through Bayer Act on Order to Rule 2 plus my conceptual lecture on it already uploaded in PDF. Order to Rule 2 cross-reference section 11 of this concept laid down under Order to Rule 2. Order 1 Rule 1 laid down basic principle regarding framing of civil suit, that if it must frame in such a way that court may give decision on all matter in dispute between the same parties and in respect of the same cause of action. Now, violation of Order 1, Order 2 Rule 1 लिखना था, has been penalized by Order 2 Rule 2, which state that if a plaintiff omit any part of claim or any of several claim or relinquish any part of claim, he cannot later on file another suit in respect of the claim or relief so omitted or relinquished. ठीक है, अब dissection of ऑर्डर टू रूल टू क्या है, आगे फिर उनकी बारी बारी जो वो की गई है वो अब सारे का सारा जो है वो आप लेक्चर जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, आप और इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल है वो भी बता दी। ठीक है, अच्छा जी, ये सेक्शन 9 की वो एक्सेप्शन है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बता दिया। प्रोसीजर वेयर अ सूट हिट बाय ऑर्डर 2 वो मैंने बता दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 ऑब्जेक्ट और रूल ये भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर 2 रूल 2 एंड सेक्शन 11 ये भी मैं आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ। बेस्ट ऑफ लक डियर एस्पिरेंट, कांग्रेचुलेशन, ऑर्डर 2 रूल 2 हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था और आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में जो है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया।